बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने के बाद अब इंग्लैंड पहुंच चुकी है, जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच 22 मई को हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाएगा। अब पाकिस्तानी टीम ने एक दिन आराम किया और फिर उसके बाद प्रैक्टिस की है, और अब देखते हैं कि इन 4 T20, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पहला जो T20 है इसके दौरान पाकिस्तान के हतमी 15 रुकनी खिलाड़ियों के नामों का ऐलान होगा वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या रही, बैट्समैनों की परफॉर्मेंस क्या रही, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिन पर आज हम बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, पाकिस्तान के फॉर्मर जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बासित अली जो 90s में जिन्होंने ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की जानिब से 19 टेस्ट मैचेस, 50 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले, और इसके अलावा बासित अली ने 133 फर्स्ट क्लास मैच खेले। और उनकी उस जारहाना इनिंग्स को कौन भूल सकता है 1993 में, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब इन्होंने शारजा क्रिकेट स्टेडियम में शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। और बासित का वसी तजुर्बा है, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, क्रिकेट के मामलात पर ब्लंट अंदाज से तबसरा करते हैं। हम बासित अली से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम बासित अली से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं क्रिकेट के हवाले से। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं बासित अली से। अस्सलाम वालेकुम बासित। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बासित, आप बड़े ब्लंट अंदाज से तबसरा करते हैं, और पहले तो मैं यहीं से शुरू करूंगा। पहले आप बाबर आजम को बड़ा सपोर्ट करते रहे। जब बाबर आजम ने गलतियां की, मैंने खुद देखा कि कराची के 5 स्टार होटल में बाबर आजम आपके पास बैठे रहते थे कमरे में, आप उनको गाइड करते थे। फिर उसके बाद आपने उन पर तनकीद भी शुरू कर दी। क्या वजह क्या है इसकी बासित? इकबाल भाई देखिए, पहली बात, मैं बाबर पे तनकीद नहीं करता हूँ। हाँ। आज चले आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो भी बाबर के फैन है, या और दुनिया में जहां जहां लोग रहते हैं वो बाबर के फैन है। बाबर मेरे लिए वैसे ही है जैसे पहले था, अभी भी वैसे ही है। और मैं ज़का अशरफ तो बन नहीं सकता कि मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप इस तरह करके दिखा दूं कि ये मैसेज आते हैं या ये बातचीत होती है। मैं उनमें से तो नहीं हूँ। सही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बाबर जैसा था पहले, अभी भी वैसे ही है। मैं अभी भी उसको बॉबी बोलता हूँ, उससे क्रिकेट की डिस्कस करता हूँ। PSL में भी बातचीत होती रहती है, और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में था जब भी बात होती है। मेरे लिए पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम था, है और हमेशा रहेगा। तो ये जो बात होती है ना कि मेरा शायद उससे कोई फासला हो गया, ये बिल्कुल गलत है। टेक्निकल जो बात थी वो मैंने एक करी। इसमें बायोमैकेनिक्स आती है। बायोमैकेनिक आजकल बहुत ज्यादा है, और बायोमैकेनिक बनती मतलब शुरुआत ही फिजिक्स से हुई है, फिजियोलॉजी से। तो उन बच्चों को नहीं पता कि क्या वजूहात थी जिस बेस पे मैंने कहा था। और मैंने वर्ल्ड कप के हवाले से बात करी थी। लोग आयरलैंड के मैच की बात कर रहे हैं, वो तो कैरम बोर्ड का ग्राउंड था, स्पिनर्स को मारे उसने। मेरी तो दुआ है वो फास्ट बॉलर को भी मारे। मेरी बात से अगर किसी पाकिस्तान का फायदा होता है, बाबर आजम का फायदा होता है, तो इसमें मेरी जीत है। तो वो जो बच्चे जो मैसेजेस करते हैं डिफरेंट जगहों पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, तो उन बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो नहीं जानते मेरा और बाबर का क्या रिश्ता है, तो उन्हें बोलने दे। हाँ। लेकिन मेरा कोई डिफरेंस नहीं है बाबर। सही। लेकिन आपने ये कहा कि सामने अगर वो छक्के मारे तब फिर मैं मानूंगा, ये कहा था आपने फास्ट बॉलर को। अभी तक उस बात पे कायम हूं। कोई चैलेंज तो ले मेरा। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं या फॉर्मर क्रिकेटर हैं, कोई भी चैलेंज ले रहे, मैं तो दुनिया के सब क्रिकेटर को ऑफर करता हूं। कोई मुझसे चैलेंज ले, मुझसे बात करे, मैं मेरे साथ प्रोग्राम करे अपना यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब पे, तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। और इसके पीछे क्या वजूहात है इंशाअल्लाह ताला वर्ल्ड कप के बाद बताऊंगा। लेकिन इससे मुझे फायदा नहीं होगा, इससे बाबर को फायदा होगा। ठीक। अब आप अपने तजुर्बे की रोशनी में बताइए कि आप वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के जो 18 खिलाड़ी गए थे, उनमें से कौन से 3 वापस आते हुए देखते हैं, और आप समझते हैं कि कोई एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है, उनमें से 4 भी आ सकते हैं। आप क्या देखते हैं एज अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर? देखें, अपना इस पे मेरी बाबर से बातचीत हो चुकी थी जब टीम बनी भी नहीं थी ना। तो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैं आज दोबारा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने उसको कहा था कि आप
दूसरे राउंड में तो बहुत आसानी से पहुंच जाओगे ना, जो वेस्ट इंडीज में होगा। आप यहाँ पे 4 स्पिनर लेके जाना, वो लेके गया 3, क्योंकि बाकी सिलेक्टर्स भी थे, लाजमी बात उनकी भी उसने सुनी होगी। इसी तरह मैंने कहा था जो मोहम्मद अली है ना बॉलर, जो उसकी लाइन है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी वेस्ट इंडीज की जगह पे और अमेरिका की जगह पे, तो माइंड भी उसको जरूर रखना, लेकिन सिलेक्टर्स ने उसको नहीं रखा, हालांकि बाबर भी सिलेक्टर है। मेरा सिर्फ ये सवाल है, मैंने ये बात बाबर को बोली भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने बोला कि हसन अली हमारा स्टैंड बाई बॉलर है। तो अगर स्टैंड बाई हसन को ही लेना था तो फिर आप मोहम्मद अली के साथ जाते ना, जिसने डोमेस्टिक में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी और पीएसएल में भी परफॉर्मेंस दी। आपने उस्मान को पीएसएल की परफॉर्मेंस पे लिया, तो व्हाई नॉट मोहम्मद अली, व्हाई नॉट उसामा मीर? उसामा मीर की जितनी हाइट है ना, और जितना वो एयर में क्विक है, वो बहुत ज्यादा अफेक्टिव होगा वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में। लेकिन ये बात मैंने बोली थी। हाँ, लेकिन बासित अब तो इन्होंने 18 खिलाड़ियों में से ये 15 का ऐलान करने जा रहे हैं, गैरी कर्स्टन से भी मशवरा करेंगे। आप नहीं समझते शादाब खान के होते हुए और अबरार अहमद के होते हुए ये उसामा मीर को लेंगे? आप नहीं समझते कि अभी हारिस रऊफ फुल्ली फिट नहीं है, उन्हें कोई मैच नहीं खिलाया आयरलैंड के खिलाफ? आपके 15 कौन से हो सकते हैं जो ये अभी अवेलेबल 18 में से? अगर हारिस रऊफ फिट है, मुझे नहीं लग रहा कि वो फिट है, वरना तो वो आइलैंड में खेलता। सही। आल गोविंद मेरे 3 फास्ट बॉलर होते, नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ठीक है, और चौथा आल गोविंद अब्बास आफरीदी। आमिर को नहीं रखते? ख्याल है कि आप आमिर को नहीं रखते? मैंने शुरू में नहीं रखा था, लेकिन जिस तरह की हवा में देख रहा हूँ चलते हुए, तो मुझे लगता है चौथा बॉलर आमिर ही होगा। अच्छा। और शायद हो सकता है कि हैज ऑलराउंडर अब्बास आफरीदी को रखें, लेकिन अब्बास आफरीदी बहुत ज्यादा अफेक्टिव होगा इकबाल भाई वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में। ये मैं अपना तजर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी जो भी करना है सिलेक्टर्स ने करना है। लेकिन जैसे आपने ओसामा की बात करी ना, मैं उस तरफ आ जाता हूँ। शादाब के होते हुए भी ओसामा को रखना चाहिए था। अब आप देखना, एक मैच के बाद आपने ओसामा को रेस्ट कराया अगेंस्ट आयरलैंड। वहां पे ओसामा मीर जिस तरह की बॉल एयर में क्विक करता है ना, वो फ्लाइट नहीं करता, वो बहुत ज्यादा अफेक्टिव होता है। लेकिन ओसामा तो 15 में नहीं गया था बासित, और इन्होंने शादाब को एक मैच जो पहला खेला 4 ओवर्स में उसने 54 रन दिए और उसके बाद उसको बकिया 2 मैचेस नहीं खिलाए। तो ओसामा तो 18 रुकनी टीम का हिस्सा ही नहीं था, ना इन्होंने अबरार को खिलाया आयरलैंड में अगर शादाब नहीं खेल रहा था तो। देखिए, अपना आखिरी टाइम है, कट ऑफ डेट 24 तारीख, सबके वीजे लगे हुए हैं जी, बुला सकते हैं। सही, हम सबके वीजे लगे हुए बुला सकते हैं। ये मैं वो बात बोल रहा हूँ जो पाकिस्तान का फायदा है। बाकी आपने शादाब को खिलाना वेल एंड गुड, वो बैट्समैन भी अच्छा है, उसकी बॉलिंग फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, हालांकि उस मैच में वो 0 पे आउट हो गया था, लेकिन मुझे बहुत पसंद है एज ए फील्डर, एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर भी, क्योंकि उसकी बॉलिंग में मसला आ रहा है, तो उसके साथ उसको, इसीलिए मैं कहता हूँ ओसामा मीर को रखना चाहिए। लेकिन जैसे आपने 3 लड़के बोले ना जो मुझे नजर आ रहा है, अब आप मुझे बताए ना, मिडिल ऑर्डर में 3 बैट्समैन गए, आगा सलमान, अपना उस्मान जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सारे मैच खेला, और इरफानुल्लाह नियाजी, वो एक भी मैच नहीं खेले अगेंस्ट आइलैंड। सही, तो उनमें से आप किसको रखेंगे? ठीक, ये अच्छी, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया। तो क्या उन तीनों को वापस तो नहीं भेजेंगे ना, क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपका फिर कमजोर हो जाएगा, इफ्तिखार ही रह जाएगा फिर। तीनों तो वापस नहीं आएंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है शायद उस्मान स्टैंड बाई में चला जाएगा, जिस तरह की परफॉर्मेंस आजम ने दी है अभी 2 मैचों में, माइट भी उस्मान शायद स्टैंड बाई में चला जाए। अच्छा, आपने आजम की बात की, बासित आपकी क्या राय है? रिजवान विकेट कीपिंग अच्छी नहीं कर सकता अगर वो एज अ प्लेयर खेल रहा है, एज अ फील्डर खेल रहा है? आजम से आखिरी मैच में आपने खुद देखा होगा 2 कैचेस ड्रॉप हुए, एक स्टंप मिस हुआ, वो थोड़े से लेजी नजर आए। तो आप समझते हैं एज अ विकेट कीपर जो है वो रिजवान ज्यादा एजाइल है, फुर्तीला है, उसकी मौजूदगी, वो बकअप भी करता रहता है, तो उसकी एज अ विकेट कीपर उसकी मौजूदगी पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगी? इकबाल भाई देखें, थोड़ा सा टाइम लूंगा। रिजवान ने जो पहले बैटर का कैच पकड़ा था ना पॉइंट पे, वहां पे आजम होता वो कैच नहीं पकड़ पाता। सही, तो रिजवान 1000 टाइम बेटर देन एज ए फील्डर आजम। हाँ, 1000 टाइम मैं बोल रहा हूँ। सही, और T20 में विकेट कीपर के पास ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 बॉलें आती है। तो जो फॉर्मेशन इन्होंने बनाया ना आजम से विकेट कीपिंग कराने का, मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है। लेकिन जहां पे आपने बात बोली ना कैचेस ड्रॉप होना, कैचेस ड्रॉप अगर होते हैं तो फिर मैच बिल्कुल चेंज हो सकता है। तो इसमें आजम और जो मैनेजमेंट है उसको चाहिए उससे ज्यादा मेहनत कराए,
उससे विकेट कीपिंग ज्यादा कराए। लेकिन अगर आजम और रिजवान दोनों खेल रहे हैं मैच, तो मेरा विकेट कीपर होगा आजम, क्योंकि आजम फील्डिंग में उस तरह का एजाइल नहीं है जितना रिजवान है। सही। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। बासित अली, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर सिलेक्टर, हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा बासित अली के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन बासित अली, जिनसे हम पाकिस्तानी टीम के चांसेस के हवाले से बात कर रहे हैं। बासित, अब आपका तजुर्बा है, आप ये बताइए कि अब अजहर महमूद तो वहाँ हेड कोच थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है, गैरी कर्स्टन जो चार्ज ले रहे हैं इंग्लैंड में, आप समझते हैं गैरी कर्स्टन टीम में कुछ तब्दीलियां करेंगे या आप समझते हैं उसी सेट पैटर्न पर वो टीम को लेकर चलेंगे? गैरी ने जो आज स्टेटमेंट दिया ना अबाउट बाबर, कि बाबर का जो नेशनल गेम है मैं चाहूंगा कि वो वही खेले, तो मेरा ख्याल है गैरी ज्यादा चेंज नहीं करेगा बाबर की उसमें। लेकिन जहां तक बात है साइम अयूब, उसको फायदा होगा गैरी के आने के बाद, आजम को फायदा होगा, फकर को फायदा होगा और माइट भी शादाब को फायदा होगा। सही। तो मेरा ख्याल है गैरी के आने से बैटिंग में तो फायदा होगा। अब मोहम्मद यूसुफ और गैरी का आपस में किस तरह मैचअप बनता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन गैरी के आने से आपकी बैटिंग को लाजमी फायदा होगा, ये तो मेरा फर्म बिलीव। आपने बैटिंग की बात की, जो रन्स कर रहे हैं बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, यही 3 मेन प्लेयर हैं जो आपके रन्स कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि जो टफ मैच होंगे, खासतौर पर 9 जून को जो इंडिया के खिलाफ न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का मैच है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियस यही है? खुदा न खास्ता ये तीनों में से 1 या 2 नाकाम होते हैं तो आप नहीं समझते, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो बासित आपको वल्नरेबल नजर नहीं आता? इफ्तिखार अहमद है मिडिल ऑर्डर में, आजम खान है और शादाब खान को अगर खिलाते वो मिडिल ऑर्डर में आएंगे। आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है ये जो 4 मैच हो रहे हैं ना इंग्लैंड के अगेंस्ट, इसमें गैरी को भी पाकिस्तान टीम को पढ़ने का मौका मिल जाएगा और पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर है वो भी मतलब सामने आ जाएंगे कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है। जहां तक बात है आपने इंडिया की करी ना, जो 9 जून को मैच है, मेरे ख्याल है वहां पे इफ्तिखार अच्छा परफॉर्म करेगा। वो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करता है। और हमारे जो बैटर्स है ना, देखें इसमें मैं आपने नाम लिया रिजवान, साइम, फकर, बाबर, इसमें साइम ने 45 करा हुआ है, बाकी शादाब, आजम ने भी अच्छा परफॉर्म करा है। शादाब भी फिट हो जाएगा, मतलब फिट इस सेंस में नहीं कि वो एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर भी वो फिट होगा। मिडिल ऑर्डर का जो आपने सवाल उठाया वो बहुत वैलिड सवाल है। अब देखना ये होगा कि मोहम्मद यूसुफ खुद मिडिल ऑर्डर था, गैरी ओपनर था, तो वो आपस में बातचीत करके किस तरह मिडिल ऑर्डर को डेवलप करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इरफानुल्लाह नियाजी या सलमान अली आगा में से एक लड़का मिडिल ऑर्डर में फिट हो। हाँ, क्योंकि सलमान आगा का भी एडवांटेज भी ले सकते हैं बॉलिंग का। लेकिन बासित, बाबर पर इसलिए भी कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि इफ्तिखार अहमद के होते हुए उनको एज अ बॉलर उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। क्या वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के आने का इंतजार करते हैं या इफ्तिखार अहमद में इतनी सलाहियत नहीं है कि उन्हें T20 में, हालांकि वो डोमेस्टिक में अच्छी बॉलिंग करते हैं? असल में आजकल जो ये डेटाबेस आ गया ना इकबाल भाई, उसका इनपुट बहुत लाजमी ये लोग अपने जहनों में इन्होंने बिठाया हुआ है, क्योंकि इफ्तिखार ऑफ स्पिनर है और जो साइम है वो बीच में फिंगर बॉल भी करता है राइट हैंडर को, तो इसलिए साइम आपको ज्यादा नजर आ रहा है बनिस्बत इफ्तिखार के बॉल करते हुए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो आपने इंडिया वाले मैच की बात करी ना 9 जून को, तो इंडिया में भी इस टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम हुई है। रोहित शर्मा इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, जायसवाल इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, पांड्या इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम है। वहां पे वो हैवीली डिपेंड करेंगे विराट कोहली पे और पाकिस्तान हैवीली डिपेंड करेगा बाबर आजम पे। दोनों में मैच होगा, दोनों के लिए सूटेबल जगह है अमेरिका और वेस्ट इंडीज। इस तरह के क्रिकेटर वहां बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो मेरे तो ये दोनों टीमों की तरफ से अभी से 2 ये मेरे अभी से प्लेयर हैं मैंने पिक करे हुए। अच्छा, आप कहते हैं कता कलामी, आप कहते हैं प्लेयर दोनों होंगे, लेकिन इंडिया ने जो अपने स्क्वाड का ऐलान किया बाद से सिर्फ 3 फास्ट बॉलर्स रखे हैं, तो आप समझते हैं कि जो पिचेस होंगी, अमेरिका की पिचेस या फिर वेस्ट इंडीज की पिचेस, वो आपने शुरू में कहा कि आपने बाबर को मशवरा दिया था कि 4 स्पिनर्स रखो, तो आपकी क्या राय है? वहाँ की पिचेस स्पिनर के लिए ज्यादा सूदमंद नहीं साबित होंगी? स्लो टर्निंग ट्रैक्स होंगे यूएसए में और वेस्ट इंडीज में? यूएसए का तो नहीं पता, वहां तो आर्टिफिशियल पिचेस है, लेकिन जो वेस्ट इंडीज में है वहां पे तो 100% स्पिनर्स को शूट करेंगे। इंडिया वहां जाके सीरीज खेल कर आया, अभी इंग्लैंड भी गया था,
मैंने जहां पे मेरा डेब्यू भी आपको पता है इकबाल भाई वहीं पे हुआ 93 में एंटीगा में हुआ था आपका, एंटीगा में 93 मुझे याद है अच्छी तरह से। तो वो पिचेस जो है स्पिनर्स को बहुत सूट करती हैं। अच्छा। इसीलिए इंडिया के जो सिलेक्टर्स हैं उनका दिमाग हमारे सिलेक्टर्स से ज्यादा है, माफी के साथ। उन्होंने 4 स्पिनर डाले। हाँ। सही है। और ये वैलिड पॉइंट है, वेस्ट इंडीज में स्पिन डोमिनेशन ज्यादा होगी और वहां पे वही बैटर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे जो इम्प्रोवाइजर अच्छे होंगे, जैसे विराट और बाबर आजम। लेकिन आप देखते हैं कि वहां पर ड्रॉप इन पिच है, न्यूयॉर्क का जो स्टेडियम बन रहा है आइजनहावर पार्क में, वहां ड्रॉप इन पिचेस लगाई गई हैं। तो आप समझते हैं T20 क्रिकेट में आपका तो तजुर्बा है, ड्रॉप इन पिचेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैट्समैनों के लिए ज्यादा साजगार साबित हो सकती है, या वहां बॉलर्स डोमिनेट कर सकते हैं? ड्रॉप इन पिचेस की बात कर रहा हूं। अगर उसमें घास रखी गई ड्रॉपिंग पिच पे, आर्टिफिशियल घास जो होती है, तो बॉलर फ्रेंडली होगी। लेकिन मेरा ख्याल है बॉलर फ्रेंडली मैच पिच नहीं होगी, बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी। और आपको नजर आएंगे वहां पे मतलब ऐसे शॉट जैसे सूर्य कुमार यादव मारता है या हमारी तरफ से आजम खान मारता है। तो क्रिकेट का मैच होगा मजेदार। बैटिंग में दोनों टीमें बराबर है, बॉलिंग में थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट उनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका अच्छा है। कुलदीप यादव वगैरह जो है उनके, या युवराज चहल, ये सब ये बॉलर जो है ये मुश्किल डाल सकते हैं आप। जडेजा, हाँ जडेजा बहुत डेंजरस ऑलराउंडर, वो ये तीनों मुश्किल डाल सकते हैं, आप समझ रहे हैं पाकिस्तान के। 100%। तो बासित, आप जो इस तरह से जो अब सिचुएशन है कि जब से IPL शुरू हुई है, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जो पहला हुआ था 2007 में, जिसमें मिसबाउल हक ने स्ट्रोक खेला, जोगिंदर शर्मा की गेंद पर श्रीशांत ने कैच लिया, उसके बाद से इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है और 2008 से IPL शुरू हो गई है। तो आप समझते हैं कि IPL, तनकीद लोग कर रहे हैं कि जी IPL में प्लेयर्स तो आ रहे हैं लेकिन T20 चैंपियन नहीं बन रहे, तो आप समझते हैं इस मर्तबा इंडिया की टीम इतनी ताकतवर है, इतनी तगड़ी है कि वो उस जिंक्स को तोड़ने में कामयाब हो सके? मुझे मुश्किल लगता है इकबाल भाई, क्योंकि 2 महीने का, पिछले साल भी IPL जब वर्ल्ड T20 हुआ था, 2 महीने का IPL जब खेला, इंडिया फटीक नजर आई। इस दफा भी इस टाइम पे बहुत गर्मी है इंडिया में और वो IPL खेलना है लगातार, कोई लड़का रेस्ट नहीं कर रहा है। मुझे लगता है फटीक आएगी, क्योंकि क्रिकेट में फटीक, और ये जरूर याद रखिएगा वेस्ट इंडीज में ट्रैवलिंग बहुत है। सही, वहां पे आइलैंड है, वो जो ट्रैवलिंग है वो भी फटीक डालती है। तो मेरा ख्याल है कि IPL को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा BCCI को। 14 मैच 2 महीने की क्रिकेट बहुत ज्यादा। क्या आपने बड़ी अच्छी बात की। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद बासित अली के साथ दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन बासित अली से। उनकी राय जान रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप जो कि 2 जून से शुरू हो रहा है, उस वर्ल्ड कप में कौन सी टीम, पाकिस्तान के क्या चांसेस होंगे और विकेटें कैसी होंगी। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। बासित, ये बताइए कि इमाद वसीम, उसको कहा जाता है कि वो स्पेशलिस्ट है कि सर्किल में नई गेंद करता है, लेकिन बाबर आजम ने उससे दोनों मैचेस जो वो खेला आयरलैंड में तो नई गेंद नहीं कराई और उससे 4 ओवर्स का कोटा भी मुकम्मल नहीं कराया, 3-3 ओवर्स कराए। आप समझते हैं कि इमाद वसीम को नई गेंद के बजाय बाबर आजम के प्लान में है कि उसे बाद में बॉलिंग दी जाए? बेसिकली वो रोटेशन कर रहा है बॉलिंग में ना। अब लास्ट मैच में आप 11 ओवर के बाद इमाद बॉलिंग करने आया, इसी तरह दूसरे मैच में भी वो पावर प्ले में बॉल नहीं कर रहा था। ये एक अच्छा साइन है इमाद के लिए भी, पाकिस्तान टीम के लिए भी। वेस्ट इंडीज में तो वो नया बॉल लाजमी करेगा। अच्छा, तो जिस तरह की वेस्ट इंडीज की पिचेज है ना, तो ये इस वक्त एक्सपेरिमेंट कर रहा है बाबर, ये अच्छी चीज है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि माइट भी हो सकता है अबरार पावर प्ले में बॉल करे आपको। अच्छा, ये पहले से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि बाबर के प्लान में शायद ये हो या अजहर महमूद के प्लान में ये हो कि नया बॉल हम अजहर महमूद से, इमाद वसीम की जगह अबरार से कराएं। माइट भी हो सकता है, लेकिन ये रोटेशन पॉलिसी अच्छी है। अब देखिए, इमाद वसीम को जब टीम से हटाया गया था ना, जब उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई थी, और उसके बाद उसने PSL में भी परफॉर्म करा, इन 2 मैचों में भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी परफॉर्म करा, तो ये अल्लाह ताला ने उसको सिला दिया है जो उसके साथ ज्यादती हुई थी
तो अल्लाह ताला उसको सिला दे रहा है। ये अच्छा परफॉर्मर है, आपके काम आएगा इमाद वसीम वर्ल्ड कप में। आप क्या देखते हैं, हमें माजी की तरफ देखना चाहिए कि हम नया टैलेंट नहीं आ रहा कि हमने इमाद वसीम को, चले आप मान लिया कि वो दुनिया की लीग में अच्छा खेल रहा है, PSL में अच्छा खेला, मोहम्मद आमिर की तो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी नहीं रही ना बासित, उनको हम लेकर आए। फास्ट बॉलर्स आपके पास बेशुमार हैं। चले इमाद का समझ में आता है कि नवाज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था तो इमाद की जगह बन रही थी, लेकिन जमान खान, मोहम्मद अली के होते हुए आप समझते हैं कि मोहम्मद आमिर की जगह बन पाई है पाकिस्तानी टीम में? एक नाम आप भूल गए जो लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में, दो नाम सॉरी, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहनवाज दानी, वो भी मौजूद है। शाहनवाज तो वो आमिर को आमिर जो है वो मेरा ख्याल है किसी और चैनल से आया है। अच्छा, लेकिन उसने लास्ट मैच में तो अच्छी बॉलिंग करी है। दुआ यही है कि अगर वो टीम में आता है 15 में, देखिए अपना इकबाल भाई, जब 15 की टीम बन जाएगी ना, अनाउंस हो जाएगी, वो आपकी भी टीम है, वो मेरी भी टीम है, वो पाकिस्तान की भी टीम है, फिर हमने उसको बैक करना है। सही। फिर हमने ये नहीं बोलना कि ये गलत आए, फिर तो हम टूर्नामेंट के बाद बात करेंगे ना, पोस्टमार्टम जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अभी जो भी सिलेक्टर्स फैसला करें पाकिस्तान की बेहतरी हो, मेरा ख्याल है मोहम्मद अली को इन्हें बुलाना चाहिए। उसका वीजा लगा हुआ है, वो सूटेबल होगा बनिस्बत हसन के। और जमान खान जैसा आपने नाम दिया, वसीम जूनियर शायद सुना आजकल वो अनफिट हो गया, हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम है। और मोहम्मद अली है, शाहनवाज दहानी जी, इन लोगों को कंसीडर करना चाहिए। डोमेस्टिक के भी परफॉर्मर हैं और PSL की परफॉर्मेंस पे वो लोग टीम में आए थे। अच्छा बासित, आप सिलेक्टर रहे, आपकी क्या राय, ये 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी जो बनी है जिसमें कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है, सुना है कि वहाब रियाज सारे शॉट्स खेल रहे हैं, वो गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर हैं, आप समझते हैं कि 7 अफराद पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी जिसका कोई हेड नहीं है, वो क्या डिसीजन लेने में इतनी ताकतवर होगी कि वो फैसले कर सके? तो दुनिया के लिए नहीं है चीफ सिलेक्टर, मेरी नजर में तो वहाब रियाज ही चीफ सिलेक्टर है और मेंटोर भी वही है, मतलब मेंटोर क्या मतलब डायरेक्टर। हाँ, तो मुझे इतना पता है जो मेरी थोड़ी बहुत नहीं, यूसुफ के होते हुए आप समझते हैं यूसुफ कप्तानी कर चुका है, 90 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, वहाब रियाज से कहीं ज्यादा तजुर्बाकार है और यूसुफ खामोशी से नौकरी करने के लिए बाएं जानिब साइड में बैठा रहता है। आप समझते हैं यूसुफ ज्यादा बेहतर चीफ सिलेक्टर अगर ऐलान करते तो साबित हो सकते? देखिए इस टाइम पे, क्योंकि पिछले टेन्योर में जब हफीज डायरेक्टर बना था तो वहाब रियाज ही चीफ सिलेक्टर था, इस टाइम पे भी वहाब रियाज ही बेहतर होता। वर्ल्ड कप तक वहाब रियाज को बना देना चाहिए था। अच्छा। अनाउंस नहीं करा, गलत करा, चीफ सिलेक्टर होना चाहिए। ये एक अच्छा मैसेज नहीं है, क्योंकि अगर कोच और कप्तान एक पेज पर है और 5 सिलेक्टर एक तरफ है तो टीम तो लड़ानी कोच और कप्तान ने ना ग्राउंड में, तो उनकी बात में वजन होना चाहिए, उनकी बात को फोकस देनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब जिनका निकनेम स्पीड है, हर काम बहुत जल्दी करते हैं, उन्हें चाहिए चीफ सिलेक्टर अनाउंस कर दें, इसको कोई मुजायका नहीं है मेरा ख्याल है। लेकिन अब तो वर्ल्ड कप के बाद ही सारी सूरत हाल क्लियर होगी। एक और चीज मैं आपसे बातचीत पूछना चाहता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में धड़ाधड़ चेंजेस हो रही हैं, चेयरमैन बदल रहे हैं, सेठी साहब आए, ज़का अशरफ आए, मोहसिन नकवी आए, फिर उसके अलावा मिकी आर्थर कोच थे, उनको हटाया गया, हफीज को डायरेक्टर ले आए, हफीज हट गए तो अब आ गए गैरी कस्टिन। तो आप समझते हैं ये मुसलसल तब्दीलियां ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर असरअंदाज हो सकती हैं? अब नहीं, अब जो चेयरमैन PCB बने वो खुद हटे तो हटे, बाकी कोई उन्हें हटा नहीं पाएगा। लेकिन ये मेरा अपना मानता हूँ ये तब्दीलियां, लेकिन ये टीम पे असरअंदाज हो रही है कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। बस सर हमारे मुल्क में तो प्राइम मिनिस्टर इतनी आसानी से चेंज हो जाते हैं, तो कप्तान और चेयरमैन क्या होते हैं, कुछ भी नहीं है। इस मुल्क में वजीर आजम 2 मिनट में चेंज हो जाए तो छोड़े, ये तो सियासत वाली बात है। लेकिन अब जो जिस पर भी आए, जिस तरह शाहीन अभी हटा है कप्तानी से, मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा हैंडल करा है और मेरा ख्याल है अब उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। अब उन्हें अपने कार्ड्स जो है ना वो बहुत एहतियात से खेलने चाहिए, और जो उन्हें मशवरे देते ना दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, उनसे बचना चाहिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया बासित अली, आपने हमें बड़े शॉर्ट नोटिस पे वक्त दिया और आपकी गुफ्तगू यकीनन क्रिकेट की चूंकि आपको समझ है तो आपकी गुफ्तगू जो है वो क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए यकीनन बड़ी ज़बरदस्त होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बासित अली हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन बासित अली से। प्रोग्राम में 3-4 मिनट बाकी रह गए। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सहाफ़ी हाफिज मोहम्मद इमरान से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। हाफिज इमरान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ इमरान, क्या देखते हैं ये आयरलैंड की सीरीज थी 3 T20 मैचेस, ये पाकिस्तानी टीम के लिए वेकअप कॉल है? और आप चूंकि अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या देखते हैं, इन 18 में से कौन से 3 खिलाड़ी आपको वतन वापस लौटते हुए नजर आते हैं? देखिए बेग साहब, इन्होंने सबसे पहली बात तो ये कि आयरलैंड की कारकर्दगी जो पाकिस्तान ने दिखाई है उस पर जो खुशियां मनाई जा रही हैं। चेयरमैन साहब ने मुबारकबाद जारी की है, बाबर आजम साहब ने भी कहा कि बड़ी कारकर्दगी से इस सीरीज से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर हमारे ऊपर ये वक्त आ गया ना कि हमने आयरलैंड से खेलकर भी सीखना है और हमने अपनी गलतियों की निशानदेही के लिए हमें आयरलैंड से खेलना है, तो फिर हमें ना मतलब कुछ सोचना चाहिए बड़ी संजीदगी के साथ कि वाकई हम किस सतह पर आ गए हैं, किस नहज पर हमारी क्रिकेट पहुंच चुकी है कि हम आयरलैंड के खिलाफ मैचेस को इस तरीके से देख रहे हैं कि शायद हम वर्ल्ड कप के लिए बहुत बड़ी शानदार किस्म की तैयारी कर रहे होंगे। तो बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान ने इन तीनों मैचेस में क्रिकेट अपनी पोटेंशियल से कम खेली है। पहली बात यह है, तो एक मैच आप हारे हैं और 3 मैचों में से आयरलैंड का एक मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीतना है, उनके लिए तो सीरीज जीतने के बराबर है। ठीक है, आप नंबर्स में ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ट्रू स्पिरिट में देखें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका और झटका लगा है। और पाकिस्तान की ये जो आपने कहा कि वेकअप कॉल है, ये आंखें तो इनकी मेरा ख्याल खुले या ना खुले, इनका दिमाग खुलना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी सोच बेहतर नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जिस तरीके से ड्रॉप कैचेस पाकिस्तान ने किए और जिस तरह से ड्रॉप कैचेस आयरलैंड ने पाकिस्तान के किए, दोनों तरफ से जो ड्रॉप कैचेस का जो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें ना, कि आखिरी मैच जो पाकिस्तान जीता फखर का और रिजवान के ड्रॉप कैच हुए जिसमें पाकिस्तान को उससे फायदा हुआ, तो आप ये देखें कि बॉलिंग पाकिस्तान की वो कंफ्यूजन बढ़ गई है कि हसन अली ने होना है, हारिस होना है, हुए हैं, ओपन कौन करेगा, क्या ये सलमान अली आगा को खिलाते हैं, इरफान नियाजी को खिलाते हैं, ये आजम खान को लेकर जाते हैं या नहीं जाते, उस्मान खान को अगर ये टीम में रखते हैं तो क्या आजम को भी साथ रखेंगे, रिजवान को भी रखेंगे, 3 विकेट कीपर रखेंगे। तो ये इन 3 मैचेस के बाद कंफ्यूजन इनके लिए बड़ी है। आप देखें कि चंद दिन रह गए हैं, 24 तारीख को इन्होंने अनाउंस करनी है, डेडलाइन है उसकी, जो आईसीसी को अपने नाम देने हैं। तो आज तक अगर ये सिलेक्शन कमेटी ये फैसला नहीं कर पाई कि किन खिलाड़ियों को होना चाहिए, किन को नहीं होना चाहिए, तो ये तो बड़े दावे करते हैं कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है, हमने ये खेला है, हमने वो खेला है। तो अगर आपने भी एक मैच का इंतजार करना है तो ये खिलाड़ियों के सरों के ऊपर ये जो तलवार खतरे की लटकाई हुई है ना, इसको हटाएं। सही मतलब है कि दूसरे लफ्जों में ना ये बहुत सख्त अल्फाज हैं, अभी उनको इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। ठीक है कि खिलाड़ियों के ऊपर ये जो खतरे की तलवार है इसको हटाएं और फैसले करें जो कि क्रिकेट समझने वाले लोगों को समझ आ सके। और ये आपकी क्रिकेट की समझने की सलाहियत के ऊपर सवालात ना उठाएं। सही, दुनिया की वो तमाम टीमें जो जी बेग साहब, आपने कहा ना इमरान के ये 24 तारीख तक हमें नाम देने कट ऑफ डेट है, यानी कि 22 का जो वनडे है, जो T20 है हेडिंगले लीड्स में, उसके बाद पाकिस्तानी टीम को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। तो आप नहीं समझते कि उस T20 में पाकिस्तान उन खिलाड़ियों को आजमा सकता है? अब आप देखें ना, 4 खिलाड़ियों को तो उन्होंने खिलाया नहीं आयरलैंड में। हारिस रऊफ वो कह रहे हैं फिट नहीं है, उनकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। सलमान अली आगा को नहीं खिलाया, उस्मान खान को नहीं खिलाया, इरफान नियाजी को नहीं खिलाया। तो आप नहीं समझते कि 22 मई का ये लीड्स का जो T20 है वो आखिरी मौका है पाकिस्तान के लिए? देखिए, कोई लगभग बेग साहब मतलब 15 लोगों का इंतखाब होना है और उसके लिए मेरा ख्याल है को 8-10 लोग हैं जिन्होंने 15 लोगों का इंतखाब करना है। तो अगर ये एक बंदा भी अपना बंदा मुंतखब करना शुरू करेगा तो अब तक टीम बन गई होती। तो ये अगर 8-10 लोगों की सिलेक्शन कमेटी जो है, अगर ये 15 लोगों का इंतखाब नहीं कर सकती और एक मैच की मोहताज है जो कि 22 को खेला जाना है, तो फिर तो बड़े संजीदा किस्म के सवालात हैं इन सब की सलाहियत के ऊपर, इन सब की हिकमत अमली के ऊपर, इनकी मनसूबाबंदी के ऊपर। ये सोचने का मकाम, अल्लाह करे पाकिस्तान अच्छा चले। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे तफसीली बात करेंगे। हाफिज मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाहौर से मौजूद थे और बड़े खुलकर ब्लंट अंदाज से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।